हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1 आपके यूपीएससी के सिलेबस का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ आपके पहले टॉपिक से, जो है सिंपल सा टॉपिक है साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन, जिसको आप अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर से एक हद तक है ना ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे कोर्सेज़ के साथ, साइकोलॉजी कोर्सेज़, तो व्हाट्सएप करिए अभी 9826992769। ओके, तो इसकी जो पीडीएफ है टॉपिक 1 की एंड टॉपिक 9 की, ये ऑलरेडी उनको पोस्ट कर दी जाएगी जो हमारे कोर्सेज में है। और अगर आप चाहते हैं, कोर्स में नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास हो, ठीक है, मतलब ऐसे ही लगभग आपके 14 टॉपिक्स पेपर 1 के एंड 14 टॉपिक्स आपके पेपर 2 के, मतलब 2 पेपर के आपको 14 टॉपिक्स के पिछले 7 सालों में 2014 से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको लाइन वाइज आपको मिलेंगे वो पीडीएफ्स। बस एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा, वो देखेंगे हम वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 1 कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ आपके टॉपिक 1 से। ठीक है, हर साल। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2014 क्वेश्चन था, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बढ़ाने के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। What psychological techniques can be used to enhance cleanliness in public places। ठीक है, तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान देना है। सार्वजनिक स्थान, स्वच्छता बढ़ाने, मनोवैज्ञानिक तकनीकें। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, एनहेंस क्लीनलीनेस एंड पब्लिक प्लेसेस। आप देख रहे हैं यहाँ 15 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए कि जो आपकी सामाजिक मनोविज्ञान होता है, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्लीनलीनेस की बात की गई है। ठीक है, स्वच्छता की बात की गई है। तो आपको एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी जो आपने पढ़ा है आपके चैप्टर 1 में, ठीक है, किस तरह से मनोवैज्ञानिक काम करते हैं, पॉल्यूशन से संबंधित और अन्य तरीक़ों से संबंधित, तो उसमें किस तरह से मदद ली जा सकती है या किसकी, मनोवैज्ञानिक तकनीकों का। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें मालूम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये आंसर ईजिली लिख सकते हैं 2014 का। ओके, तो आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये था 2014 का सवाल, सिंपल सा आपका सिर्फ पेपर 1 के लिए आपका टॉपिक 1 जो था 11th क्लास की एनसीईआरटी, और कुछ बेसिक टेक्निक्स अगर आपको मालूम है तो आप इजीली 15 मार्क्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2015 का। मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों की समझ सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, Why is it important to understand psychological processes for other disciplines of social science। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सोशल साइंस के से संबंधित हर चीज़ में साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है कि हम साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों को क्यों समझें हम। ठीक है, ताकि हम जो दूसरे सोशल साइंस हैं उनमें हमारी समझ बढ़े। ठीक है, ताकि अगर हम इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझ गए तो जो अदर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस है उसमें कैसे हमको मदद मिलेगी। तो ये था आपका सवाल 2015 का, जो था आपके 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मालूम होगा कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होती है, ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, उसको आप लिंक करना है आपको दूसरे सोशल साइंस के साथ, मतलब सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ आपको उसको लिंक करना है। ठीक है, तो ये था आपका 2015 का सवाल, और जो हमारे आंसर्स लिख के सबमिट करना है। ठीक है, और उसमें जो भी गलतियां होंगी, जो भी सुधार कार्य होगा, वो उन्हें उचित तरीके से बताया जाएगा। चलिए अब देखते हैं 2016 का। स्पष्ट कीजिए कि मनोविज्ञान की मौलिक समझ। ठीक है, फिर से देखिए आप साइकोलॉजिकल की आपकी साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान है उसकी आपको समझ चाह रहे हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान में किस प्रकार सहायक होती है। एक्सप्लेन हाउ द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, मतलब आपको क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, इज़ हेल्पफुल इन द रिजोल्यूशन ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स। फिर से देखिए सामाजिक मनोविज्ञान फिर से आ गया। ठीक है, सामाजिक समस्याओं, इसमें भी हमने क्या देखा था, सामाजिक विज्ञान। और फिर से यहाँ देखिए सार्वजनिक स्थानों, मतलब देख रहे हैं सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक साइकोलॉजी जो है हर जगह चल रही है, और 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी पूछा गया है कि अगर आपको मनोविज्ञान की मौलिक समझ होगी तो इस प्रकार से आप सामाजिक समस्याओं के
समाधान में किस प्रकार सहायक होती है। ठीक है, मनोविज्ञान की मौलिक समझ। एक्सप्लेन हाउ द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, राइट? इज इट बिहेवियरिज्म, क्या वो व्यवहारवाद है या संरचनावाद है? जो भी है, आप जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आपको लिखना है कि आप समाज की जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करेंगे, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मे बी डाउरी हो वो, या बाल विवाह हो, या दहेज हो, कुछ भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको एग्जांपल दिया है, आप अपने एग्जांपल खुद के कोड करें। ओके, तो ये था 2016 का सवाल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 2017 का सवाल 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, वर्णन कीजिए कि आपने किसी सामाजिक समस्या का समाधान, फिर से देखिए सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक समस्या हम लगातार 4 बार देख लिए हैं। ठीक है, निकालने के लिए मनोविज्ञान का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया था। एक ही प्रश्न को आपकी साइकोलॉजी और आपका जो समाज है, ठीक है, फिर से देखिए, आपकी साइकोलॉजी एंड आपका जो समाज है, सोसाइटी है, सिर्फ इसी पे आपको खेल रहे हैं। ठीक है, 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में क्या पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं कि वर्णन करना है आपको कि सामाजिक समस्या का समाधान, सेम क्वेश्चन लगभग समस्याओं के समाधान निकालने के लिए मनोविज्ञान का इस्तेमाल किस प्रकार किया था। ठीक है, आपने या फिर किसी और ने, जिस कभी आपने एग्जाम्पल देखा हो, उन्होंने किस प्रकार से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके सामाजिक समस्या का समाधान निकाला था। डिस्क्राइब हाउ यू यूज्ड साइकोलॉजी, आपने किस तरह साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके सोशल प्रॉब्लम कोई सॉल्व की हो। ठीक है, हो सकता है आपके घर में मतलब आपके मोहल्ले में क्या हो, पानी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो, या कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता हो। ठीक है, तो साइकोलॉजी की मदद से आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी समाज को हो रही थी, पूरी सोसाइटी को हो रही थी, उसको आपने कैसे दूर किया। ओके, ये था 2017 का सवाल। अब चलते हैं आगे। 2018 में क्या पूछते हैं, 10 मार्क्स का है ये भी कुछ सवाल भी। ठीक है, चर्चा कीजिए कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने में मनोविज्ञान का किस प्रकार अनुप्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप कि आप सोशल से, ठीक है, सोसाइटी से हट के आप कहाँ पे आ गए, ग्लोबल लेवल पर आ गए हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, वहाँ भी क्या करना है आपको, समस्या का समाधान, मनोविज्ञान। ठीक है, तो सिर्फ आपकी सोसाइटी का चेंज होके आप ग्लोबल लेवल पे आ गए हैं, और साइकोलॉजी की मदद से, मनोविज्ञान की मदद से आप किस तरह समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, किस प्रकार अनुप्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको बताना है कि कैसे आप साइकोलॉजी की मदद से ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जो कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, वो जो भी परिवर्तन हो रहा है अच्छा बुरा, उसमें आप मनोविज्ञान का किस प्रकार से इस्तेमाल करके आप अपने आंसर में 10 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या फोकस करना है। फोकस पॉइंट यही है कि आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है अच्छे से समझ लेना है कि ये क्या है। ठीक है, किस चिड़िया का नाम है। ओके, उसके बाद सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, 4-5 एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए। ठीक है, उनको रख लीजिए कि सोसाइटी में आज के करंट में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, और हर एग्जाम्पल के लिए आपके पास होना चाहिए कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एरिया में बहुत महंगी चीज़ें बेच रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पे आप कंज्यूमर साइकोलॉजी का यूज़ करके कैसे लोगों को जागरूक करके आप बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उनकी वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, आंसर टू आंसर में डिपेंड करेगा ये। ठीक है, ओके, तो आप समझ गए, यहाँ पे आपको वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बात करनी है, तो ये है आपका बेसिक। ओके, सिर्फ टॉपिक 1 से आपके हर साल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला चलते हैं 2019 में। 19 में देखिए 2 सवाल आ गए हैं। ठीक है, 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, 10 मार्क्स का ये भी है एंड 10 मार्क्स का ये भी है, मतलब 20 मार्क्स आपके सिर्फ टॉपिक 1 से। ओके, और ये आपको बता दूं बड़े मज़ेदार की बात कि ये जो स्टार्टिंग में कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, ये उनके क्वेश्चंस हैं, मतलब इनको आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चैप्टर 1 इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, मनोविश्लेषण में व्यवहारवाद के भवन का निर्माण प्रयोजन परक उपागम की कमजोरियों पर किया गया था, मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपने अपनी एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि मनोविश्लेषण में जो व्यवहारवाद के भवन का निर्माण हुआ, ठीक है, साइको एनालिसिस, हमारे जो परम पूज्य सिगमंड फ्रॉइड जी हैं, ठीक है, जो आपका साइको एनालिसिस में जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें बिहेवियरिज्म कैसे आया। ठीक है, उसके निर्माण प्रयोजन परक उपागम की कमजोरी हो, मतलब कुछ कमजोरियाँ थी वहाँ पे प्रयोजन परक। ठीक है, उसमें किस प्रकार से
उसके बाद मनोविश्लेषण में व्यवहारवाद का उदय हुआ या उसके भवन का निर्माण हुआ। मूल्यांकन कीजिए। तो आपको बताना है कि, तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें मालूम होना चाहिए। यू शुड फर्स्ट नो द व्हाट इज साइको एनालिसिस। आपको मालूम होना चाहिए साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण क्या है। उसके बाद आपको बिहेवियरिज्म मालूम होना चाहिए कि व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। देन यू विल बी एबल टू आंसर कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मनोविश्लेषण में व्यवहारवाद के भवन का निर्माण, मतलब साइको एनालिसिस में बिहेवियरिज्म जो है ये बढ़ चढ़ के क्यों बोलने लगा, ठीक है, का निर्माण, प्रयोजनपरक उपागम, ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया हुआ है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, लूप होल्स की बात की गई है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। आपको गूगल पे सर्च करना है कि टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, उसके कुछ लूप होल्स थे, वो लूप होल्स थे, उनकी वजह से क्या होता है, मनोविश्लेषण में व्यवहारवाद के भवन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से मूल्यांकन करना है 10 मार्क्स के लिए। और ये सवाल ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 से आपको ईजिली मालूम पड़ जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो हमारे वीडियोस देखिए, लाइन से वीडियोस हैं उनको देखिए, उनसे भी काफ़ी हेल्प आपको होगी। और कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। अब अगला सवाल है, मनोविज्ञान को शास्त्र के रूप में विकसित करने में संरचनावाद ने किस प्रकार योगदान दिया था। मूल्यांकन कीजिए। हाउ डिड स्ट्रक्चरलिज्म कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान को शास्त्र के रूप में विकसित करना। ठीक है, साइकोलॉजी का निर्माण कैसे हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए एक डिसिप्लिन में। तो ये हमने अपने लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया हुआ है कि 1879 में पहले लेबोरेटरी खुलती है, उसके बाद कौन आता है, फिर कौन आता है, लाइन वाइज हमने किया हुआ है। ठीक है, उसी में हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, संरचनावाद की जो बात करते हैं हम, स्टार्टिंग में ही आ जाता है। ठीक है, इसने किस प्रकार से मदद की साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में। तो क्या अगर संरचनावाद नहीं होता, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं होता, तो क्या साइकोलॉजी डेवलप हो पाती। ठीक है, ये आपको इवेल्युएट करना है। ये भी आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ईजीली। ठीक है, तो 2019 में आपने देखा 2 सवाल। ओके, अब है 2020 का, ये हमारा लास्ट सवाल। फिर से देखिए 10 मार्क्स का आया हुआ है, करंट से लिंक कर दिया है इन्होंने। हाउ कैन अ साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ड्यूरिंग कोविड-19। एक मनोवैज्ञानिक कोविड-19 के दौरान समाज में कैसे योगदान दे सकता है। फिर से देखिए आप, साइकोलॉजी, सोसाइटी और प्रॉब्लम। ठीक है, समाधान देना है। यहाँ उन्होंने ये पूछ लिया समाज में कैसे योगदान दे सकता है। ठीक है, तो चीज़ वही पूछ रहे हैं उन लोग, सिर्फ घुमा फिरा के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का कि साइकोलॉजी की मदद आपको कैसे होगी, सोसाइटी में इसका क्या एप्लीकेशन है। इसको तो आप रट के चले जाएंगे तो आसानी से आप हर साल जब भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं अपना 10 मार्क्स तो आप अच्छे खासे, मतलब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन डला हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है कि हर साल साइकोलॉजी क्या है, उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट और उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, हमने अभी 10 सवाल देखे, मतलब पिछले 7 साल के सवाल देखे, लगभग 7-8 सवाल देखे। हर बार यही पूछा गया है कि साइकोलॉजी, सोसाइटी, बेनिफिट्स, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान क्या है। तो इनको आप एक बार अच्छे से समझ लें और हम ट्राई करेंगे कि एक आध वीडियो हो सबके लिए, जिसमें इसी टॉपिक को अच्छे से 20-25 मिनट की एक वीडियो होगी, उसमें अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह मदद हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, रुके नहीं। ठीक है, और आप इसका मूल बेसिक समझिए, फंडामेंटल समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉपिक 1 के आपके सवाल, सिर्फ 2014 से लेके आपके 2020 तक। ठीक है, तो ये सवाल थे आपके सभी जो हमने कवर किए। आपके सिर्फ और सिर्फ टॉपिक 1 से आपके इतने सवाल आ चुके हैं और मोस्टली आप सवाल देखेंगे, ये PDF आपको मिलेगी, तो हर सवाल 10 मार्क्स का है, कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स का है और एक साल में 15 मार्क्स का भी आया है। ठीक है, तो 10 मार्क्स में ऐसा है आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि आप इसको स्किप कर सकेंगे। अगर आप स्किप करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो आप ही के नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही बेसिक सा है, ईजी सा है। तो आप इस टॉपिक को तो अच्छे से कवर करिए, पकड़ लीजिए इस चीज़ को और हमारे साथ प्रिपरेशन करिए अपनी। ठीक है, तो हमने सारे सवाल कवर कर लिए हैं लगभग जो इस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, टॉपिक 1 से। तो टॉपिक 1 एंड टॉपिक 9 ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए, जिसमें हमने मोटिवेशन एंड इमोशन, अभिप्रेरणा और संवेग की बात की है। ओके, और जो हमारे कोर्स में बच्चे हैं, जो 2022-23 के लिए जो बच्चे हैं, वो अपने आंसर्स सबमिट करना स्टार्ट करें। ठीक है, उनको क्वेश्चंस मालूम पड़ गए हैं, उन्होंने वीडियो देख लिया है, तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। कोई भी डिफ़िकल्टी व्हाट्सएप करें। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि आप भी आंसर लिखना चाहते हैं इन सवालों के, तो बेसिक टू मास्टर सीरीज़ जो है उनके वीडियोस देखिए, एक बार अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, जो वीडियो में बताया गया है उसको डेली लाइफ में उतारिए, उनके एग्जाम्पल सेट करिए और इस आंसर आप लिख पाएंगे बड़े ही आराम से, ठीक है। और कोई भी तकलीफ़ होती है तो व्हाट्सएप करें, सिर्फ हमारा नंबर आपको मालूम ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी पीडीएफ की। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है ना, ये सवाल टॉपिक 1 की एंड टॉपिक 9 की, तो ऐसे ही हम लगभग सभी पेपर 1 की एंड पेपर 2 की, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के सभी टॉपिक्स के हम ऐसे ही लाइन वाइज पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ पेपर 1 के, तो आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा जो है 399, ओके। सिर्फ 399 में आप क्या कर सकते हैं, पेपर 1 के आपको सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक से कौन कौन से पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे लाइन वाइज सेट किए हुए। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ पीडीएफ खोलनी है और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, ओनली 399 में। और अगर आप चाहते हैं सेकंड पेपर के लिए, तो भी आपको मिलेगा ओनली 399 में, ठीक है। तो सिर्फ 399 में आपको पेपर 1 एंड 399 में आपको पेपर 2। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक पेपर के लिए ज़रूरत है या दोनों पेपर के लिए ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अपनी चॉइस सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों पेपर आप साथ में लेना चाहते हैं, ओके, दोनों पेपर अगर आप साथ में लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लिए ऑप्शन है कि आपको पे करना होगा सिर्फ 499, ओके। अगर आप दोनों पेपर साथ में लेते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं, स्टार्टिंग में आप बताते हैं कि सर हमको दोनों पेपर के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको सिर्फ ₹499 का पेमेंट करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। 499 का पेमेंट करने के बाद आपको टॉपिक 1 एंड टॉपिक 9 जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे हम आगे कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। हर टॉपिक के लिए आपके पास क्वेश्चंस होंगे और आपको क्या करना होगा, फिर आपको वो चैप्टर पढ़ना होगा, टॉपिक पढ़ना होगा, टॉपिक से कौन से सवाल आए हैं आपके सामने पीडीएफ अवेलेबल होगी, उसके आंसर्स आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ सिंगल पेपर 1 या पेपर 2 के लिए चाहिए तो ओनली 399, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों पेपर कवर हो तो आपको सिर्फ पेमेंट करनी होगी ओनली ₹499। मात्र इतने रुपए में आपको हर चीज़ की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ओके। ये कॉस्ट काफ़ी कम है, ओके, इसको बिलीव करिए। और ये जो आपको एफिशिएंसी देगी, ठीक है, ये आपका जो 499 है, आपको लगभग सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स के आपको मिल रहे हैं, ऑन हैंड मिल रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ पढ़ के आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9826992769। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक कर दीजिए और अपने जो दोस्त हैं साइकोलॉजी जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी बता दीजिए कि अब साइकोलॉजी गेम में आ चुका है, ठीक है, मनोविज्ञान गेम में आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया है तो भी कर लीजिए। और टेलीग्राम में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए वहाँ पे, साइको आईएएस इंग्लिश वालों के लिए एंड साइको आईएएस हिंदी माध्यम वालों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब हम डिस्कस करेंगे आपका जो टॉपिक 3 है, ठीक है, मतलब जो बेसिक है आपका, उससे स्टार्ट करेंगे हम, और उसके भी ऐसे ही क्वेश्चंस लाएंगे वीडियो और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड कीप learning and keep studying psychology.